आइए बच्चों, आज हम आप लोगों को गणित कक्षा 9 की गणित पढ़ाने चल रहे हैं, जिसमें आपको पीछे की टॉपिक 4 अध्याय तक बता दिया गया है। अब हम चल रहे हैं आगे आपके कोर्स के अनुसार बहुपद तथा उनके गुणनखंड। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम आपको अपनी किताब खोल लीजिए। पढ़ना क्या है, आपके इस कोविड-19 प्रकरण के अंतर्गत जो कोर्स कम किया गया है उसके तहत आपको कितना पढ़ना है इसमें, उसको ध्यान से सुन लीजिए और नोटेशन डाल लीजिए अपनी किताब में, ताकि आपको ज़्यादा समस्या ना आए। तो स्थिति क्या है कि इसमें जो है बहुपद एक चर वाले बहुपदों की परिभाषा, उदाहरण तथा प्रति उदाहरण के साथ, बहुपद के गुणांक, बहुपद के पद और शून्य बहुपद, एक पदे, द्विपदे तथा त्रिपदी, गुणनखंड एवं और गुणक, बहुपद के गुणक, शेषफल प्रमेय का कथन, उदाहरण। तो देखिए इसमें आपको जो है गुणनखंड प्रमेय का कथन और सत्यापन, ax² धन bx धन c का गुणनखंड जिसमें a इज नॉट इक्वल टू 0 तथा इसमें a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं, और गुणनखंड प्रमेय द्वारा त्रिघात बहुपद का गुणनखंड। तो इतना बच्चों आप लोगों को बहुपद में पढ़ना है। उसके अलावा आपके कोर्स में जो सर्वसमीका संबंध दिया गया था, जिसको पढ़ा दिया गया है, ये भी इसी के अंतर्गत है। x + y + z का होल स्क्वायर वाले फार्मूले की सर्वसमीका, x + y का होल क्यूब, x - y का होल क्यूब, ये सर्वसमीका आपको इसमें दिया गया है। x³ + y³ - 3xyz, ये आपका जो है एक कोष्टक में x + y + z, दूसरे कोष्टक में x² + y² + z² - xy - yz ये सर्वसमीका आपको पीछे पढ़ा दिया गया है। बहुपद वाला पोर्शन बचा हुआ है, तो उसके बारे में हम आपको आज बताने चल रहे हैं। तो जिसमें देखिए यहाँ आपका है बहुपद। बहुपद क्या है उस पर चलते हैं हम। बहुपद जिसकी इंग्लिश है पॉलिनॉमियल्स। तो देखिए बच्चों, इसमें आपको यहाँ मिल रहा है बहुपद लिखा हुआ है। ये आपका खंड जो बताया जा रहा है यह बीजगणित से संबंधित है। इसमें हम बीजीय पदों का प्रयोग करते हैं। उस बीजीय पदों के प्रयोग में हम सबसे पहले आपको बताने चल रहे हैं यहाँ पर पॉलिनॉमियल्स। बहुपद का पद परिभाषा अभी बाद में आएगी, उसके पहले इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है उसको देखिए, समझिए, सुनिए, ध्यान लगाए रहिए। तो यहाँ देखिए होता क्या है कि बीजगणित की परिभाषा आपको बताई गई है कि बीजीय अक्षरों एवं संख्याओं से युक्त धन ऋण चिन्हों का वह संबंध जिसमें चर और अचर दोनों होते हैं उसे बीजगणित का संबंध कहते हैं, और चर तथा अचर वाले संबंध को ही व्यंजक कहते हैं। तो व्यंजक आपका जैसे लिख दिया गया 3x + 5, यह आपका व्यंजक है बच्चों। व्यंजक क्यों इसका नाम लिखा गया? व्यंजक इसलिए नाम लिखा गया कि यह चर और अचर का संबंध है गणितीय चिन्हों के साथ, यानी धन चिन्ह लगा हुआ है, अभी इसी में ऋण चिन्ह लगा होता तब भी ये व्यंजक कहलाता। व्यंजक के साथ साथ हम इस पर ये देखते हैं कि इसमें अक्षर यानी जिसको चर कहा जाता है वह x है, तथा 3 और 5 इसके क्या हैं, अचर हैं। अब बात आती है बच्चों कि इसमें बहुपद की कंडीशन के लिए हम चलते हैं। इसी बहुपद में जो है, यानी ये जो आपका लिखा हुआ है चर और अचर का संबंध है, इसे व्यंजक भी कहते हैं। व्यंजक भी कहते हैं। तो आइए बच्चों देखिए, यह व्यंजक है, व्यंजक भी कहते हैं, यानी व्यंजक हमने ऊपर भी लिखा है। व्यंजक के साथ साथ इसी का दूसरा नाम पड़ा हुआ है बहुपद।
बहुपद का मतलब होता है कि जिस व्यंजक में चर की घात धनात्मक एवं पूर्णांक होती है, यानी कोई भी व्यंजक है जिसमें चर यानी अक्षर की घात धनात्मक और पूर्णांक होती है, तो उसे हम कहते हैं बहुपद। तो जैसे इसमें इसे ही बहुपद भी कहते हैं। क्यों बहुपद कहते हैं? क्योंकि यहाँ जो है चर यक्स की घात धनात्मक एवं पूर्णांक है। यहाँ चर की घात धनात्मक एवं पूर्णांक है बच्चों, इसलिए इसका नाम बहुपद हो गया। अब यहाँ बात आती है कि क्या सभी व्यंजक बहुपद हो सकते हैं? नहीं। जिस व्यंजक में आपके जो है चर की घात, जिस व्यंजक में चर की घात ऋणात्मक एवं भिन्नात्मक होती है, उसे बहुपद नहीं कहते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल के रूप में आप लोग इसको नोट कर लीजिए और ध्यान दीजिएगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको संकेत दीजिएगा। जैसे आपका बहुपद नहीं है, आपको यहाँ लिख दिया गया 3x पावर 1/2 + 5, या हम इसको लिख दें 5x √x भी राइट कर सकते हैं, 5 √x - 3, या इसी में x पावर -2 + 5x + 3, ये सब आपके जो है बहुपद नहीं कहलाएंगे। क्यों नहीं कहलाएंगे? क्योंकि इसमें आपके जो है x की घात देखिए यहाँ भिन्नात्मक है, यहाँ काणी लगा हुआ है चिन्ह, यह भी आपकी भिन्नात्मक हो जाएगी 1/2 के तुल्य, यहाँ x की घात ऋणात्मक है। तो इस प्रकार के कहीं भी आपको यदि व्यंजक मिलते हैं बच्चों, तो उनको आप ये कहेंगे कि यह व्यंजक तो है लेकिन यह बहुपद को निरूपित नहीं करता। बहुपद की आपकी शर्त है, जिसे अभी बताया गया है कि बहुपद में चर की घात सदैव धनात्मक होती है तथा पूर्णांक होती है, ऋणात्मक एवं भिन्नात्मक नहीं होती है। तो आइए आप लोगों को हम आगे चल रहे हैं लेकर के कि यहाँ पर बहुपद की कंडीशन में व्यापक बहुपद का रूप जो लिखा जाता है उसको किस प्रकार लिखते हैं। यहाँ आपका है जैसे एक तरह से सामान्य रूप में आप बहुपद बहु माने बहुत से और पद माने पदों युक्त बीजीय संबंध, बहुत से पदों युक्त बीजीय संबंध को बहुपद कहते हैं। लेकिन उस बीजीय संबंध में जो बीजीय अक्षर है, जो अक्षर है उसकी घात सदैव धनात्मक एवं पूर्णांक होनी चाहिए। उसमें अंकीय मान कर्ण युक्त हो सकता है, लेकिन अक्षर की घात सदैव धनात्मक और पूर्णांक जब होगी तभी उसको हम बहुपद कहेंगे, अन्यथा उसे बहुपद नहीं कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर बीजीय संबंध में यानी बहुपद का व्यापक बीजीय संबंध, बीजीय संबंध बच्चों जो लिखा जाता है वह px बराबर यह a0 + a1x + a2x² + a3x³ + यह आपका हो गया प्लस an - 1x प्लस x होगा
n-1 पावर होगी और प्लस लास्ट स्टेप इसका होगा a इंटू एक्स पावर n। तो अब देखिए आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि इसमें जो आपका संबंध लिखा गया है, यहाँ a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट an-1 और यहाँ पर लास्ट में जो an लिखा गया है यह आपका क्या है, अचर है। में a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट an क्रमशः अचर तथा x की घात 0 x स्क्वायर x क्यूब डॉट डॉट x पावर n के गुणांक हैं। यानी किसी भी बहुपद में जो अक्षर होता है, अक्षर के साथ यानी बीजीय चर के साथ जो संख्यात्मक मान लगा होता है उसी को हम गुणांक कहेंगे। जैसे यहाँ पर a1x है तो x का गुणांक a1 आप कहेंगे। कोई पूछ दिया कि x पावर 3 का गुणांक बताइए तो आप घात 3 वाले पद को देखेंगे। x की घात 3 वाला पद में गुणित पद ये आपका a3 है, इसका गुणांक a3 लिखा हुआ है, तो इस तरह से ये गुणांक कहलाते हैं। तो यहाँ बच्चों देखिए अब कंडीशन आती है, आपको इसकी परिभाषा बहुत अच्छे से याद हो जानी चाहिए कि बहुपद का व्यापक बीजीय संबंध px बराबर a0 से शुरू होता है, जहाँ a0 के साथ x का जो संबंध होगा वह x पावर 0 का होगा, फिर x पावर 1 x पावर 2 यानी इसकी घात बढ़ती जा रही है। यह चर के अक्षर माने अक्षर आपका x लिया गया है, तो इस तरह घात बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया गया है। ये रहा आपका इसका व्यापक संबंध। अब हम आते हैं इसमें बहुपद के रूप में जो है आपको बताने चल रहे हैं कि बहुपद की क्रिया आप शुरू कहाँ से होती है। जैसे कोई भी पद, सपोज कर लीजिए हमने यहाँ ब्लैक बोर्ड पर क्या लिख दिया है, बहुपद हेडिंग डाल दिया है। बहुपद हेडिंग डालने के बाद आपके सामने हम पूछ रहे हैं कि इसमें बहुपद की घात क्या है, तो कुछ लिखा नहीं गया है, चर युक्त संबंध नहीं लिखा गया है। यदि हम कोई चर युक्त संबंध लिख दें तो अब यहाँ पद शब्द से ही होता है कि जैसे उसमें एक पद है कि दो पद हैं कि तीन पद हैं कि चार पद हैं, इस तरह से हमको जो है इसमें सर्च करना है कि एक पदी क्या हो सकता है, द्विपदी क्या हो सकता है, तीन पदी क्या हो सकता है। तो जैसे कोई चर और अचर का संबंध मान लीजिए आप 3x 5y या x के ही रूप में सबको शो करिए 8x। एक पदीय कोई बहुपद तब कहलाएगा जब उसके साथ कोई धन ऋण का चिन्ह न लगा हो, धन ऋण का चिन्ह ना लगा हो लेकिन चर और अचर के बीच संबंध हो। तो चर और अचर के बीच का मतलब या 3x ही केवल कहलाएगा, या 5x कहलाएगा, या 8x कहलाएगा। इस तरह के जो भी आपको बीजीय संबंध मिलेंगे उनको हम कहेंगे को एक पदीय बहुपद का नाम इसको रखा गया बच्चों, क्योंकि बहुपद तो है। बहुपद क्यों है? बहुपद इसलिए है कि इसमें जो अक्षर लगा हुआ है साथ में इसकी घात जो है यहाँ पर क्या है, एक है, धनात्मक है सबके। तो इस प्रकार से इनको हम लिख सकते हैं। घाती संबंध में आप संकेत ये दे सकते हैं, पूछ सकते हैं कि एक ही घात वाले को क्या एक पदी बहुपद कहेंगे? नहीं, एक घात हो या दो घात हो, तीन घात हो, मान लीजिए हमने यहाँ 3 लगा दिया, यहाँ 4 लगा दिया, इस तरह से लिख दिया, तब भी यह आपका एक पदीय बहुपद ही कहलाएगा, क्योंकि इसमें कोई धन या ऋण का चिन्ह अतिरिक्त नहीं लगा हुआ है, तो यह एक पदी होगा। अब हम आपको ले चलते हैं इसमें जिसको एक पदी को मोनोनामियल्स कहते हैं। अब यहाँ द्विपदी जो होता है, द्विपदी का मतलब है कि इसमें एक चिन्ह आपका होगा, धन या ऋण। बीजी पदों के साथ धन या ऋण का कम से कम एक पद हो, चिन्ह होगा, तो उस समय वह आपका द्विपद बहुपद कहलाता है, जिसको बाइनॉमियल्स कहते हैं।
तो द्विपदी का संकेत ले लीजिए। हम आपको संकेत देते चल रहे हैं बताते हुए। मान लीजिए यहीं पर 3x + 5 लिख दिया गया, 4x² - 3 लिख दिया गया, 7x² + 2x। इसी तरह जैसे अब यहाँ x के साथ जुड़ा हुआ है तो इसमें एक चिन्ह यहाँ है, एक ही चिन्ह यहाँ है, एक ही चिन्ह यहाँ है। जब धन या ऋण चिन्ह बीच में आ जाता है तो वह उसको पदों में खंडित कर देता है। जब पदों में खंडित कर देता है तो इस प्रकार यहाँ पहला पद आपका 3x कहलाएगा तो दूसरा पद आपका 5 कहलाएगा। यहाँ पहला पद 4x² कहलाएगा तो दूसरा पद ऋण 3 कहलाएगा। पहला पद 7x² कहलाएगा तो दूसरा पद 2x कहलाएगा। यानी ये जितने भी यहाँ पर बहुपद लिखे गए हैं यह आपके इसमें सब में एक चिन्ह है, और एक चिन्ह होने के कारण बच्चों हम इसको क्या कहेंगे, द्विपदी बहुपद कहेंगे। और द्विपदी बहुपद का मतलब इसकी इंग्लिश होती है बाइनॉमियल्स, यानी आप इसको बाइनॉमियल्स या को द्विपदीय बहुपद कहते हैं। तो आइए बच्चों देखिए यहाँ पर ये आपका रहा ऊपर का एक पदे या द्विपदे, और इसी में हम एक लिख सकते हैं कि वह बहुपद जिसमें चर तो दिखाई दे रहा है, चिन्ह भी दिखाई दे रहा है, लेकिन चिन्ह के साथ साथ एक चिन्ह के बाद नंबर आया 2 चिन्ह का। तो हम यहीं पर लिख सकते हैं अगले रूप में कि यह 4x की घात 2 धन 2x ऋण 3। फिर आप लिख सकते हैं 8x की घात 3 धन 2x² ऋण 5 एवं 10x की घात 4 ऋण 3x की घात 2 धन 5। मान लीजिए इस तरह से लिखा हुआ है। अब बात आती है कि जब धन या ऋण का कोई चिन्ह नहीं था तो जो ये कामा लगा के लिखा गया है इसको आप समझ गए हैं कि एक पदीय बहुपद कहा जाता है। जब एक चिन्ह धन का या ऋण का बीच में आ जाता है तो इसमें 2 पदीय संबंध हो जाते हैं। 2 पदीय संबंध को द्विपदी बहुपद कहते हैं। और जब इसमें धन या ऋण, धन चिन्ह हो या ऋण चिन्ह हो, दोनों धन हो सकता है, दोनों ऋण हो सकता है, एक धन हो सकता है, एक ऋण हो सकता है। तो इस प्रकार यदि संबंध आ जाता है बच्चों तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि ऐसी कंडीशन में हम इसको जो है त्रिपदी बहुपद कहते हैं, ट्राइनॉमियल्स जिसको कहा जाता है। और ट्राइनॉमियल्स यानी को त्रिपदीय बहुपद कहते हैं, त्रिपदी बहुपद कहते हैं। अब आइए देखिए आपके समझ में आ रहा होगा कि जब कोई चिन्ह नहीं था, कामा लगा के चर और अचर का संबंध दिया गया तो एक पदी कहलाया है। एक चिन्ह आ गया, चाहे वो धन चिन्ह हो या ऋण चिन्ह हो, जिससे इसके 2 पद का रूप ले लिया तो द्विपदी कहा गया। और 2 चिन्ह आया, दोनों धन धन हो या दोनों ऋण ऋण हो। यहाँ आप लोग सशंकित होंगे तो हम मान लीजिए एक को यहाँ बदल दे रहे हैं, एक में दोनों धन धन कर दे रहे हैं। यहाँ धन ऋण का भी संबंध है और यहाँ आपका दोनों ऋण ऋण कर दिया जाए तो इससे कोई आपके अंदर दिमागी उलझन नहीं होनी चाहिए कि अरे ये तो फिर बदल गया। नहीं, कोई समस्या नहीं है। दोनों धन चिन्ह हो सकता है, एक धन हो सकता है, एक ऋण हो सकता है, दोनों ऋण हो सकता है। ऐसी कंडीशन में इसमें 3 पद हो जा रहे हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे त्रिपदीय बहुपद। तो आइए बच्चों, अब 2 चिन्ह के होने के कारण जो है त्रिपदी नाम आ गया। तो आपके दिमाग में ये विचार उठ सकता है कि इसमें यदि 3 चिन्ह होंगे तो कितने पदी कहलाएगा? 4 पदी, चतुर्थ पदी।
4 चिन्ह होंगे तो पंचपदी आ जाएगा। इसी तरह से बहुत से चिन्ह होंगे तो बहुपदी कहलाएगा। जैसे इसके ऊपर आपको व्यापक रिलेशन हमने दिया था Px का, उसमें जो है कुल मिला करके देखिए कि n घातीय संबंध था, तो उसमें आप सर्च करेंगे तो n-1 चिन्ह होंगे और वह चिन्ह आपके धन चिन्ह के रूप में होंगे। यानी धन धन सबको दिखाया गया है, तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए बच्चों, एक कंडीशन एक आपको और इसमें मिलती है। तो इस प्रकार से यह एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी संबंध हो गया और तमाम चिन्हों के साथ। यानी हम लिख सकते हैं इसी प्रकार Px = A0 + A1x + A2x स्क्वायर + A3x³ .. AN x⁴n को बहुपद का व्यापक रूप एवं मानक रूप कहते हैं। तो देखिए यहाँ एक चीज़ आपको मिल रही है बच्चों के व्यापक रूप और मानक रूप। मानक रूप शब्द आ गया है, अभी हम इसके बारे में बताएंगे कि मानक रूप शब्द क्या है, इसको मानक रूप बहुपद क्यों कहा जाता है। लेकिन उसके पहले हम इसी बीच में आपके दिमाग में आ सकता है बच्चों कि ये तो आपने बता दिया कि जो है कोई चिन्ह नहीं है, चर और अचर का संबंध है, तो उसको हम एक पदी बहुपद कहते हैं। यदि एक चिन्ह आ जाता है बीच में चर और अचर का संबंध तो दो पदी बहुपद कहते हैं। दो चिन्ह आ जाता है, दोनों में दोनों धन धन हो या दोनों ऋण ऋण हो या एक धन हो एक ऋण हो बच्चों, तो उसको जो है हम त्रिपदी कहते हैं। और बहुत से चिन्ह आ गए, चाहे वो धनात्मक सभी हों या सभी ऋणात्मक हों या धन ऋण संयुक्त रूप में हो, तो उसको बहुपद नाम दिया गया है और उसे बहुपद कहते हैं। तो इस कंडीशन में आपके दिमाग में आ सकता है कि जहाँ पर चिन्ह भी हो, अक्षर भी हो तथा उसके साथ कोई एक संख्यात्मक मान सबके साथ गुणांक ऐसा हो कि उसकी वैल्यू एकदम नगण्य के बराबर हो यानी 0 हो, तो उसे क्या कहेंगे। तो एक पद आपका इसमें और मिलता है कि जब बहुपद का रूप इस प्रकार हो, कैसे, जैसे 0x² + 0x + 0 या एवं हम लिख सकते हैं इसमें 0x⁴ - 0x³ + 0x² + 0x इस मॉडल में हो। सबके साथ ही 0 गुणित रूप में है बच्चों। जब 0 गुणित रूप में है तो आपको मालूम है कि कोई छोटी से छोटी संख्या हो या चर संबंधित पर संबंध हो, और यदि उसमें 0 का 0 का गुणा किया जाता है तो उसका मान क्या होता है, उसका मान आपका जो है 0 के बराबर होता है। तो इस प्रकार के रूप का जो बहुपद होता है को शून्य बहुपद कहते हैं। तो आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि कहीं पर 2 पद लिखे हुए हों चर के साथ, उनके साथ 0 गुणा किया गया हो या 2 से अधिक दिए गए हों, तो उसकी वैल्यू हर कंडीशन में 0 आती है, इसलिए इसको शून्य बहुपद कहते हैं। शून्य बहुपद के साथ साथ बच्चों आइए देखिए यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि जैसे कहीं पर मान लीजिए हमने क्या लिख दिया, अभी आपके सामने परिभाषा आई थी कि जैसे एक बहुपद की कंडीशन में चर की घात धनात्मक एवं पूर्णांक शब्द आ गया था। पूर्णांक शब्द का मतलब होता है कि धनात्मक पूर्णांक जब होते हैं तो वहाँ धनात्मक पूर्णांक की कंडीशन में आपको धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत 0 भी आता है।
तो इससे ये साबित होता है कि जैसे हम कहीं भी यदि एक बहुपद और परिभाषित कर सकते हैं बच्चों, वह कौन सा बहुपद है? वह बहुपद आपका है, जैसे संख्या लिख दी गई 3, हमने संख्या 3 लिख दिया। संख्या 3 को लिखने के साथ साथ इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 1 लिख सकते हैं, और 3 गुणे 1 के साथ साथ यहाँ 3x की घात 0 भी इसको शो कर सकते हैं। तो जब इसको 3x की घात 0 के रूप में शो करेंगे तो इस कंडीशन में आपको यहाँ चर का संबंध आ गया। में चर की घात क्या है? लिखेंगे में चर की घात पूर्णांक है, चर की घात पूर्णांक है, अतः यह 3 अचर बहुपद है। अचर बहुपद है, यानी इसको हम अचर बहुपद के नाम से जानेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा कि केवल अचर संख्या है। अचर संख्या के साथ साथ हम यहाँ पर जो है कि इसमें 3 × 2 1 लिखे, हमने लिख दिया 3 × 2 1 को हम x पावर 0, आपको मालूम है बीजगणितीय संबंध में, घातीय संबंध में किसी भी चर की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। ऐसी कंडीशन में हम इसको इस प्रकार से शो करते हैं। तो आइए बच्चों, हम आपको अब आगे बताने चल रहे हैं कि कोई भी बहुपदीय रूप दिया हुआ है और उस बहुपदीय रूप में आपको जैसे कुछ पूछ दिया जाता है कि यह बहुपद है कि नहीं, तो हम कुछ एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं बहुपद का रूप। उदाहरण आपका देखिए यहाँ पर, जैसे नंबर 1 पर हम लेते हैं 3x + 5, नंबर 2 √2 x² - 3, नंबर 3 हम यहाँ लेते हैं 10 * x धन 2x की घात 2 ऋण 5 में बहुपद कौन बहुपद हैं? बहुत ध्यान लगा के देखते रहिएगा, बहुपद हैं या नहीं, कारण सहित उत्तर दीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ बहुपद है या नहीं है, इस प्रकार से आपको इसमें शो करना है और कारण भी देना है। तो जैसे आपने क्या लिखा, नंबर 1, इसका हल रूप जब शो करेंगे तो नंबर 1 आपका है 3x धन 5, 3x धन 5 लिखेंगे, एक बहुपद है। एक बहुपद है बच्चों। क्यों एक बहुपद है? क्योंकि इसमें चर की घात धनात्मक है, क्योंकि इसमें चर की घात 1 धन पूर्णांक है। तो यहाँ बच्चों आपको मिलता है कि जब ये धन पूर्णांक है तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर पाएंगे क्या, यहाँ पर आपको मिलेगा कि किस तरह से धन पूर्णांक होने के कारण जो है इसको हम कहेंगे यह बहुपद है। नंबर 2 में आपको मिल रहा है यही क्रिया हो रही है। नंबर 2 आपका है करणी में 2x की घात 2। देखिए यहाँ करणी में 2 अलग है, ये भी करणी में है, लेकिन यदि किसी बहुपद किसी व्यंजक में जो है यदि आपका चर के अलावा अचर करणी में है या नहीं है, उससे हमको लेना देना नहीं, वो उसको प्रभावित नहीं करता है। केवल चर करणी में है या नहीं है, घात धनात्मक है या नहीं है, यह निर्भर करता है। तो ऋण 3 भी एक बहुपद है, यह भी एक बहुपद है, क्योंकि यहाँ भी आपको मिलता है
क्योंकि चर की घात धनात्मक घात यहाँ पर देखिए 2 है, धनात्मक या धन पूर्णांक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपको इस तरह से यह मिल रहा है कि यह धन पूर्णांक के रूप में है। अब यहीं पर हम चलते हैं, आइए देखिए तीसरे नंबर पर आप ध्यान देखते रहिए कि तीसरे नंबर की कंडीशन क्या है। तीसरे नंबर को हम यहाँ 10 करणी में x है और धन 2x² ऋण 5। आपको हम इसका दूसरा रूप शो करके दिखा रहे हैं। दूसरा रूप क्या है, यह हो जाएगा 10x की घात 1/2 और धन 2x की घात 2 ऋण 5। और यहाँ आ जाइए देखिए कि 1x जो पद है आपका दूसरा वाला, इसमें यहाँ x की घात धन पूर्णांक है, लेकिन इसी के बीच में एक पद आपका पहला वाला जो है इसमें x की घात जो है भिन्नात्मक रूप है, इसलिए यह आपका जो है बहुपद नहीं कहलाएगा। लिखेंगे इसमें चर की घात भिन्नात्मक, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं धन पूर्णांक नहीं है या भिन्नात्मक है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। बच्चों यह बहुपद नहीं है, लेकिन क्या है, व्यंजक है। तो एक शर्त आपको मिलती है, ध्यान दीजिएगा, ये नोट्स इम्पॉर्टेंट आपका होता जा रहा है सबके। जब ये बहुपद तो नहीं है क्योंकि चर की घात भिन्नात्मक हो गई, साथ साथ हम इसको व्यंजक कहेंगे क्योंकि व्यंजक के बाद ही बहुपद का संबंध आया है। इसलिए हमें यहाँ सिद्ध मिलता है कि सभी बहुपद व्यंजक कहे जा सकते होते हैं, लेकिन सभी व्यंजक जो है बहुपद नहीं होते हैं। वही व्यंजक बहुपद कहलाते हैं जिनमें चर की घात धन पूर्णांक होती है, उसी को कहते हैं यह जो है बहुपद है। तो आइए आप लोग अपनी किताब से, बालाजी प्रकाशन की किताब से बच्चों इस तरह के सवाल को हल करेंगे। इसमें आपको जैसे बहुपद क्या है, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, अचर बहुपद और शून्य बहुपद, इसको आप जो है अपनी किताब से, बालाजी प्रकाशन की किताब से प्रश्नावली 5.1 से सवाल को हल करेंगे। साथ साथ हम एक चीज़ और आपको बताने चल रहे हैं कि किसी भी बहुपद को जो है बच्चों यहाँ किस प्रकार से शो किया जाता है। देखिए उसको एक रूप देते हैं, मानक रूप, स्टैंडर्ड रूप। जैसे कोई चीज़ आप अपना ड्रेस ही पहनते हैं, लेकिन ड्रेस जो स्पेशली विद्यालय का है, यदि उस रूप में आप आते हैं, पैंट शर्ट या बच्चियों का जो भी पोशाक है, तथा पैर में जो संबंध है जूते मोजे का, इन सब टाई बेल्ट के साथ यदि आप रहते हैं तो स्टैंडर्ड स्टूडेंट के रूप में माने जाते हैं और आपका सम्मान होता है, आप दूसरे का सम्मान करते हैं। यदि इसमें भिन्नता होती है तो आपके अंदर भी उतना उत्साह नहीं रहता है। तो ठीक उसी प्रकार से बहुपद में भी आपका जो है स्टैंडर्ड रूप होता है। तो उसका रूप क्या होता है, इसको देखिए। तो इसकी परिभाषा आपको किसी भी बहुपद के प्रत्येक पद की घात को आरोही, अब यहाँ आपको आरोही का मतलब है कि पद में चर की घात बढ़ते हुए क्रम में लिखते जाएंगे तो उसे आरोही कहेंगे या अवरोही।
या अवरोही क्रम में लिखने पर प्राप्त बहुपद दिए गए बहुपद का मानक रूप या मानक बहुपद कहलाता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अब इसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे? शो करने के लिए हम यहाँ पर चलते हैं इसकी क्रियाविधि में। आइए हम एक बहुपद लिखते हैं और उसको आपको मानक रूप में दिखाते हैं। तो जैसे आपको मिलता है, जैसे बहुपद, एक उदाहरण लेते हुए हमने यहाँ लिख दिया बहुपद 3x की घात 4 ऋण 5x धन 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x की घात 5 ऋण 3 को मानक बहुपद के रूप में लिखिए। तो देखिए आपको यहाँ पर मिलता क्या है बच्चों? जैसे यहाँ पर कंडीशन आती है कि यदि आपका प्रश्न दे दिया, अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये बहुपद है, इसमें कई पद हैं, बहुत से पद हैं। चिन्ह भी आपका क्या है, यहाँ ऋण है तो यहाँ धन है, तो ऋण है, धन है, ऋण है, अल्टरनेट करके है। तो इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि जिस तरह इन्होंने शो किया है सर जी ने उसी तरह का रहेगा तो हम लिखेंगे, अन्यथा नहीं। कोई इससे घबराने की ज़रूरत नहीं बच्चों। आप सीधे सीधे कोई भी चिन्ह रूप होगा उसी के माध्यम से लेके चलेंगे। पद के सामने के चिन्ह को लेंगे पहले और उसके बाद तब पद को लिखते हुए शो करेंगे। तो यहाँ पर जैसे इसका मानक रूप हमको लिखना है तो हम यहाँ शो क्या करते हैं, आइए इसके आगे इसको लिखते हैं कि बहुपद इतने का, केवल यहाँ पर बहुपद इतने का मानक बहुपद। अब यहाँ हम इसको शो कर देते हैं बहुपद रूप। आप अपनी कॉपी में इस तरह मिटा करके मत लिखिएगा, क्योंकि हम यहाँ बोर्ड पर लिख रहे हैं, आप कॉपी में लिखेंगे तो इतना लिखने के बाद फिर आप नीचे से लिखेंगे बहुपद इतने का मानक बहुपद रूप। तो यहाँ आइए देखिए, चर यक्स की घात सबसे ज़्यादा किसकी है, इसकी है। तो इसको हम पहले लिखेंगे 5x की घात 5। अब आइए देखिए, हमने अभी कहा था चिन्ह का ध्यान दीजिए। तो यहाँ चिन्ह धन है, इसको हम यहाँ लिखेंगे तो भी, नहीं लिखेंगे तो भी, दोनों सेम है। यहाँ धन चिन्ह ही माना जाएगा। अब 4 घात 5 घात के अलावा 5 से तुरंत कम घात 4 वाला है तो इसके सामने भी धन चिन्ह, तो ये धन 3x की घात 4। 4 घात के बाद 3 घात वाले पद को खोजिए बच्चों। तो ये आपका है, देखिए धन 2x की घात 3। 2x की घात 3 के बाद तुरंत 2x की घात 1 वाला पद खोजिए। तो x की घात 1 वाला पद देखिए आप लोग यहाँ पर ऋण 5x के साथ लगा हुआ है, ऋण 5x लिख देंगे। तो यहाँ आपको मिलता है, देखिए, लेकिन दो घात वाला देखिए अभी आपका छूटा हुआ है, तो ये 3 है, ऋण 3x की घात 2। 3x की घात 2 के बाद x की घात 1 वाला पद आपका देखिए यहाँ पर हो गया ऋण 5x, और लास्ट में आपका अचर ऋण 3 हो गया। यही आपका हो गया क्या, कि किसी दिए गए बहुपद का मानक रूप। अब यहाँ आप देख रहे हैं क्या है, घात आपकी जो है किस क्रम में है, चर की घात 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, इसके साथ 0 का संबंध है। तो यहाँ घात क्या हो रही है, घटते क्रम में हो रही है। तो यहाँ आपका शब्द आया हुआ है अवरोही।
यहाँ घाती संबंध जो लिखा गया है बच्चों, या अवरोही क्रम दिया गया है, तो यह आपका रहा बहुपद का मानक रूप। अभी आप इसी को चाहें कि दूसरे रूप में लिख दें आरोही क्रम, तो ये लास्ट वाला पद जो आपका होगा पहले होगा, उसके बाद ए होगा, तब ए होगा, तब ए होगा, यानी इसी का स्थान बदल जाएगा और एट लास्ट 5x⁵ का पद यहाँ पर पहुँचेगा। तो उस प्रकार जो हमको मिलेगा उसे कहेंगे कि यह जो है दिए गए बहुपद का मानक रूप बहुपद है। तो अब आइए हम आपको बताने चल रहे हैं कि यहाँ पर आप सवाल को अपनी किताब से करिएगा। किताब आपकी बच्चों है जो टॉपिक चल रही है और जो किताब चल रही है किताब बालाजी प्रकाशन की चल रही है। आप इस टॉपिक को बालाजी प्रकाशन की किताब के अतिरिक्त और भी प्रकाशन की किताब में इस नियमावली को पढ़ते हुए उसका सवाल हल कर सकते हैं। यहाँ विशेष करके बालाजी प्रकाशन की किताब का सिस्टम चल रहा है, तो आप बालाजी प्रकाशन की किताब से अभ्यास 5.1 के सभी प्रश्नों को हल करने के लिए तैयार रहिएगा और हल करिएगा। अगले वीडियो तक जो भी इसमें आपको नहीं आएगा समझ में, आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम आपके प्रश्न का इंतज़ार करेंगे और उसका उत्तर देंगे। आप तन मन धन से लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। हम आपकी तैयारी के लिए अपना सब कुछ समय को देते हुए तन मन से हम भी लगे रहेंगे आपके साथ। आप लोग साथ देते रहिए। जय हिंद।